हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 साइंस का माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सोच समझ कर खाना चाहिए। यही हमारी इस चैप्टर का मेन जो है थीम है। तो यहाँ पर एक संस्कृत का इन्होंने एक कोटेशन दिया है, जैसे कि हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, कौन है स्वस्थ, कौन है स्वस्थ, कौन है स्वस्थ। वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम। कौन है स्वस्थ? जो एक खाना खाता है जो पूरा है इन मॉडरेट क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन। जो एक साथ खाता है, मतलब एक तरीके से सारा प्रोटीन पैक। एक साथ का मतलब ये नहीं कि आप 8-10 चपाती एक साथ खा रहे हैं। होलसम मतलब कंप्लीट फूड, जो हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब कुछ है उसके अंदर। क्वांटिटीज़ मॉडरेट है, ना ज़्यादा ना कम। अप्रोप्रिएट है सीज़न, मतलब अगर हम गर्मियों में खा रहे हैं तो गर्मियों के अकॉर्डिंगली खाना कि हमारी बॉडी को वो रिलैक्स करे। अगर हम विंटर्स में खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को वो हीटिंग प्रॉपर्टीज़ दे। इस तरह का अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, सीज़न के लिए, टाइम के लिए और प्लेस के लिए। टाइम मतलब दिन में खा रहे हैं तो दिन की चीज़ें खाएं, रात को फ्रूट्स ना खाएं। ऐसा कहा जाता है कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कुछ फ्रूट्स के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। तो वही चीज़ें इन्होंने कहा टाइम और प्लेस के साथ, यही बुद्धिमान लोगों ने कहा हुआ है। तो आज का विचार है, थॉट ऑफ द डे क्या है? अन्नेन जातानी जीवंती। जो अन्न है वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो मेदू और मिष्टी ने रीड की थॉट ऑफ द डे। उन्होंने स्कूल में, एक मेदू और मिष्टी हैं, उन्होंने रीड की थॉट ऑफ द डे। आपके स्कूल में भी होती होगी। ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के स्कूल पे उसमें लिखा था अनेना जतानी जीवंती। इनसे उससे वो उनके अंदर एक उत्सुकता जानती, वो क्यूरियस हो गई कि ऐसा क्या है। मिस्टी ने मेदू को कहा कि ये संस्कृत में है जो ये कह रही है कि फूड गिव्स लाइफ, फूड हमें जीवन देता है, और फूड जो है लाइफ टू लिविंग बींग, जितने भी जिंदा रहने वाले लोग हैं उन सब को, जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो फूड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या इंसान हैं, सबको जो है खाना उनको ज़िंदगी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। लेट अस रिकॉर्ड। एक बार हम सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें क्या है कि आपने क्या क्या कंज्यूम किया है, कि आपने अब डेली जो है वो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं। मैंने मंडे को भी चपाती खाई, फिर मैंने मंडे को राइस भी खाए दिन में, क्योंकि हम लोग 3 टाइम्स मील लेते हैं। तो हमारे लिए जो, अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है स्पेस कम पड़ेगा, बट एक नॉर्मल एवरेजली हमें पता है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे चपाती ज़रूर खाते हैं। वी आर नॉर्थ इंडियन। अगर साउथ इंडियन है तो वो राइस ज़्यादा खाते हैं, लाइक डोसा वोसा वो ज़्यादा खाते हैं। तो वो एक एवरेजली आप यहाँ लिख सकते हो कि वेजिटेबल्स, अ बाउल ऑफ 3 बाउल ऑफ वेजिटेबल्स। आपने क्या वेजिटेबल आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिखा है। तो ये एक टेबल दी हुई है। इसको देखने के बाद सबसे पहले तो आप इसे फिल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या दिखा। क्या आप सेम तरीके का खाना खा रहे हैं हमेशा इन एवरी मील, और या आपकी चॉइसेस वेरी कर रही हैं। कि आपने देखेंगे कि मैंने सुबह जो है वो प्रोटीन किया, मतलब मैंने सिर्फ मिल्क पिया, या मैं ओट्स खा रही हूँ, और दिन में मैं एक प्रॉपर मील ले रही हूँ, रोटी वगैरह खा रही हूँ, और रात को मैं लाइट ले रही हूँ। तो क्या आपकी चॉइसेस वेरी कर रही है, या हम तीनों टाइम रोटी खा रहे हैं। कंपेयर योर लिस्ट, अपनी लिस्ट जो है अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करें, सिमिलैरिटीज़ देखें और डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू। तो जो आपने कंज्यूम किया, जो आपके फ्रेंड्स ने कंज्यूम किया, उन दोनों में जो है सिमिलैरिटीज़ देखिए कि क्या सेम है और क्या अलग है। क्या पता चलता है आपको जब आप रीड करेंगे, तो आपको कुछ पता लगेगा। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, आपने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ आपको पता चला उसको लिखो। आपने देखा होगा ज़रूर कि देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यूर। आपने देखा होगा कि फूड्स में वैरायटी, किसी के घर में आलू बहुत ज़्यादा बनता है तो वो वेजेस ऑफ आलू बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे, पोटैटोज़ ज़्यादा खा रहे होंगे। किसी के घर में दाल ज़्यादा बनती है तो वो लोग जितने उसका फूड कंज्यूम्ड है उसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, दाल की वैरायटी ज़्यादा होगी। किसी के घर में सूखी सब्जियों की ज़्यादा वैरायटी होगी, कईयों के घर में राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो राइस होगा। ओट्स खा रहे होंगे तो वो ओट्स है, तो उसमें कुछ वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। डू यू थिंक ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी हर स्टेट में है? क्या आपको लग रहा है कि हर स्टेट में है? फूड इन द डिफरेंट रीजन। अब हाँ, ये जो चीज़ है ये हर जगह है, डिफरेंट है। तो अब अलग अलग रीजन में कैसा कैसा फूड है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये पता करेंगे कि ट्रेडिशनली मतलब पुराने ज़माने से हर एरिया का अपना एक खाना है। क्यों?
वो बेस होता है कि उनके वहाँ क्रॉप्स कैसे ग्रोन हो रही है किस स्टेट में। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हमारे पास जो है वो हमारी जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा उगती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, या फिर हम बात करें जो साउथ सिटीज़ है, साउथ सिटीज़ में राइस बहुत उगता है, तो वो राइस ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जब हमारी चीज़ लोकली अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो कंज्यूम भी लोकली ही ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी की वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और प्राइस जो है उसके वो चीपर होते हैं। तो यू में रेफर्स टू बुक्स आप देख सकते हैं, बुक्स में, लाइब्रेरीज़ में, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, टीचर से, नेबर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एक दिया हुआ, जैसे पंजाब है, वहाँ पर हरियाणा पंजाब में लगभग सिमिलर सा खाना होता है कि मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस, दाल, छोले, जो आपकी वीट है, ज्वार बाजरा है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब ज़्यादा खाया जाता है। मिल्क टी, लस्सी और छाछ ज़्यादा पी जाती है। वहीं कर्नाटका में, क्योंकि साउथ सिटी है, वहाँ पर राइस जो जितनी भी नियर सी के साथ, समुद्र के साथ या पानी की अवेलेबिलिटी के साथ जहाँ पर जो सिटीज़ है वहाँ पर राइस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे राइस, रागी, उड़द और कोकोनट ज़्यादा खाया जाता है। उन्हीं को यूज़ करते हुए वो इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी और ये सब बनाते हैं। रसम राइस, छाछ, कॉफ़ी और टी ज़्यादा पीते हैं वो लोग। वहीं मणिपुर में भी राइस और सोयाबीन भी वहाँ ज़्यादा खाया जाता है। तो वो राइस, इरोम्बा चटनी है जो उट्टी वहाँ की एक स्पेशल डिश है, जहाँ जिसके अंदर येलो दाल और ग्रीन ऑनियन करी के साथ मिक्स किया जाता है, जिसे सिंगजू भी बोलते हैं, कंगसोई भी बोलते हैं। और ज़्यादातर वहाँ पे मणिपुर में ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं, ना कि नॉर्मल हमारी रेगुलर टी जो हमारे घरों में कंज्यूम की जाती है। तो आपने देखा कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैरायटी है अलग कंट्री में। आप एनालाइज कर सकते हो डाटा जो आपने 3.2 में बनाया था, क्या ऐसे कुछ फूड आइटम है जो कॉमन है क्रॉस स्टेट में। जैसे हमने राइस का कहा, राइस हमारी कर्नाटका में भी है और राइस हमारी मणिपुर में भी है, तो है ना, कुछ कॉमन भी है, कुछ डिफरेंट भी है, ठीक है। तो आपने को यहाँ एक लिस्ट बनानी है जो कॉमन है। यू मे फाइंड सम आइटम्स आर कॉमन इन मेन्यू, जो काफ़ी सारी स्टेट्स में कॉमन है, जबकि कुछ है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में खाए जाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में ट्रेडिशनल फूड आइटम में और लोकली ग्रो फूड क्रॉप्स में कुछ रिलेशन है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जनरली और चीपर भी यही पड़ता है कि जहाँ पर कोई चीज़ जहाँ ग्रोन होती है, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस होती है, उगाई जाती है, वहीं पर वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर हम देखेंगे कि एमपी में गेहूँ ज़्यादा होता है तो वहाँ चपाती ज़्यादा खाई जाएगी। अगर हम देखें हमारे यहाँ हरियाणा में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा यहाँ वही खाई जाएंगी। हम लोग ज़्यादा सांभर डोसा नहीं खाएंगे, बिकॉज हम लोग सी के साथ नहीं, राइस हमें ख़रीदना पड़ेगा, हर चीज़ हमें वो कॉस्टली पड़ता है। लेकिन वहीं जो समुद्र के साथ वाली जो स्टेट्स हैं जहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो तीनों टाइम राइस ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनके लिए वीट जो है वो महंगा पड़ता है। तो ट्रेडिशनल फूड और उनकी लोकली ग्रोन क्रॉप्स में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। ये आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल फूड किसी भी स्टेट का यूजुअली उस बेस पर होता है कि वहाँ पर कौन सी जो है क्रॉप वो उगाई जा रही है। इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग तरह की मिट्टी और क्लाइमेट है। ये हमने अपने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा है, तो एसएसटी में भी पढ़ा है हमने कि बहुत सारे सॉइल की वैरायटी है और अलग अलग तरह का क्लाइमेट है हर जगह पर, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। तो वहाँ पर अलग अलग तरह की वेरियस क्रॉप्स उगाई जाती हैं इन डिफरेंट रीजन, उनकी मिट्टी के ऊपर बेस और उनके क्लाइमेट के ऊपर बेस होकर इन वेरियस रीजन ऑफ रीजन। अब अलग अलग रीजन में क्या है, चॉइस का जो है फूड का वो बहुत अलग अलग होता है, तो उसी अकॉर्डिंगली उनका कल्टीवेशन भी अलग होता है, टेस्ट भी अलग होता है, कल्चर भी अलग है, ट्रेडिशन भी। मतलब अगर एक हमने अभी एग्जांपल देखा कि राइस ही हमारा 2 स्टेट में है, लेकिन आपने जो डिशेस के नाम है वो आपने पढ़े हैं कि वो डिफरेंट हैं। वहाँ पे कोई सिंजगू है कर्नाटका में, लेकिन वहीं पर ऊपर जो थी वहाँ पर डोसा सांभर था। तो वहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस भी अलग अलग होती है, उनका कल्चर और ट्रेडिशन भी अलग अलग होता है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। अब आपने देखा होगा कि पहले की आपकी दादी वादी आपके घर में बताती होगी कि हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, मिट्टी के चूल्हों पे। कोई कहता है कि हम लोग जो है इनको बॉईल ज़्यादा करते थे, बॉईल करके खाते थे, हम लोग लेस ऑयल का यूज़ करते थे। कोई कह रहा है कि आज के टाइम हम फ्राई करके ज़्यादा खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि फूड हैबिट्स है वो एक स्टेट में अलग अलग होती है, और फूड चॉइसेस
हमारी जो फूड प्रिपरेशन, मम्मी का जो खाना बनाने का तरीका है, उसमें दादी बोलती होगी कि नहीं हम तो ऐसे बनाते थे, अब तुम लोग ऐसे बनाते हो, अब तुम लोग गैस की रोटी खाते हो। तो वो वही है कि हमारी जो चॉइसेस है फूड की और प्रैक्टिसेस है हमारी फूड प्रिपरेशन की, वो एक दूसरे से अलग हो सकती है। कोई जो है वो रो चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद कर रहा है, कोई उसको हाफ़ बॉयल करके ज़्यादा पसंद कर रहा है, कोई उसको बिल्कुल फुल कुक करके खाना पसंद कर रहा है। क्या आपको पता है आपकी फूड हैबिट्स क्या है, और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है वो ओवर द टाइम चेंज हुई हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक्टिविटी है 3.3, लेट अस इंटरेक्ट। एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर आप अपने घर के बुज़ुर्गों से, अपने एल्डरली लोगों से पूछें कि उनकी क्या फूड हैबिट, वो क्या खाना खाते थे, कैसे पकाते थे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फूड, तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। तो आप पूछ सकते हो कि क्या ऐसा, कौन सा ऐसा खाना है जो आप पहले भी खाते थे आज भी खा रहे हो, या कौन सा ऐसा खाना है जो आज आपके लिए नया है। क्या चेंजेस आए हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस में और क्यों आए हैं, ये सब चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। दे विल गिव यू आंसर। अपने इंटरव्यूज़ कुछ अलग अलग लोगों से अलग अलग उनके क्वेश्चंस बनाकर उनसे पूछिए, और फिर आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। देखिए ये पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनली जो है वो चूल्हे पे खाना बनता था मिट्टी के। उसके बाद हमारी मॉडर्न गैस स्टोव आई। उसके बाद क्या हुआ, पहले हम आटा जो है वो सिलबट्टे पे पीसते थे, अब हम मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सर जूसर सबके घर में होता है, तो हम मसाले वगैरह पहले हम लोग सिलबट्टे पे पीसते थे। आज भी आपके घरों में काफ़ी लोगों के घरों में देखने को मिल जाएगा, चाहे हम यूज़ ना करते हो, बट सबके घरों में रखा हुआ तो मिल ही जाएगा मैक्सिमम, ये आपने देखा ज़रूर होगा। ओके, व्हाट यूर फाइंडिंग, तो आपको क्या पता चला ऊपर से। सेकेंडली चीज, थर्ड जो मेन चीज़ है, कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कुलिनरी प्रैक्टिसेस, मतलब कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मिलेगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में। पहले हम लोग चूल्हा यूज़ करते थे, अब हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं। पहले जो है वो हमारी सिलबट्टे पे होती थी, वही मैंने जो आपको फिगर एक्सप्लेन किए वहीं ये सारे लिखे। तो इन्होंने कहा दीज चेंजेस, जो ये चेंजेस है वो किसकी वजह से भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। पहले लेडीज़ जो हैं वो चूल्हे के आगे बैठी रहती थी, तो उनको जो है सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उसको बर्न कर रहे, वो धुआं सारा उनकी सांस में अंदर जाता था, तो उनको एस्थमा वगैरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा रहती थी। ऊपर से वो बहुत टाइम कंजम्पशन भी होती थी, क्योंकि एक दिन अगर एक चूल्हे पे एक बार में खाना बन रहा है तो एक ही चीज़ बन सकती है। बट आजकल हमारी फैमिलीज़ ऐसी हो गई है कि एक साथ हम लोग 3 स्टोव, 3 बर्नर चाहिए, हमें 4 बर्नर चाहिए, 3-4 काम एक साथ हो रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, और वही, और इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, अब चीज़ें ज़्यादा जल्दी अवेलेबल होने लगी हैं। पहले कोई चीज़ मार्केट भी होती थी, वो काफ़ी दूर होती थी, तो वो एक साथ सब खरीदते थे, एक साथ उन्हें यूज़ करना पड़ता था। और बेटर कम्युनिकेशन भी हो गया है, क्योंकि अब हम इजीली काफ़ी, आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ आ जाता है, तो मतलब बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो हमने कहा, हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था होलसम, कंप्लीट फूड। तो कंपोनेंट क्या है, ऐसे क्या पार्ट्स हैं। मेडो और मिस्टी जो शुरू में हमने 2 बच्चे देखे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में होता है, अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग अपना वो ट्रेडिशनल फूड शो करते हैं। उनके स्कूल में हुआ था, तो उनका जो थीम था उस फेस्टिवल का क्या था, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। स्वस्थ आहार ही स्वस्थ जीवन का बेस है। तो ये देखो, राजस्थानी है, ये गुजराती फूड है, ये असम का फूड है, अलग अलग स्टेट्स के वहाँ स्टॉल लगे हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, ट्रेडिशनल डिशेस को डिस्प्ले किया था। डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, कि हेल्थ जो है वही हमारी एट लास्ट सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब अगर हमने पूरी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ कमा ली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा पूरे लाइफ टाइम वो खूब कमाते हैं, और जब उनकी लाइफ का एंड आता है लास्ट में, वो 2 महीने 3 महीने साल भर तक हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल के बिल करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट ईटन वेल, उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया हुआ होता, और अपने जो है अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से नहीं रखा होता। तो डॉक्टर पोशिता उन्हें बताती है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने आगे समझा रखा है कि क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। आपने कभी देखा, आपने मील एक मिस कर दी हो, तो आपने
मतलब कोई किसी टाइम का खाना ना खाया हो तो आपके साथ क्या हुआ होगा, या आपने फील किया हो कि मैंने मिस किया है। हम लोग टायर्ड फील कर रहे हैं, हम थका हुआ महसूस करते हैं, लेस एनर्जेटिक, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, हम ज़्यादा खेल नहीं पा रहे हैं जब भी हम कुछ टाइम के लिए नहीं खाते हैं। क्या आपने देखा है, आपने कभी सोचा है कि मैराथन रनर, जो लोग मैराथन रन कर रहे होते हैं, वो हमेशा ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं आफ्टर रेस, या फिर रेस करते हुए पानी ही सिर्फ क्यों पीते हैं, वो सिर्फ खाना खाने क्यों नहीं बैठते हैं और ग्लूकोज वाटर? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एकदम से अगर हमारे शरीर में लो एनर्जी हो गई है तो ग्लूकोज जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ कुछ फूड कार्बोहाइड्रेट के जो है सोर्सेज शो किए गए हैं। पोटैटो, आलू में सबसे ज़्यादा, गन्ने में, बनाना में, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज़, जो हमारी कॉर्न है उसके अंदर, ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। आपके वीट, राइस, बाजरा और शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स। हमारी डाइट में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी जो मटेरियल ज़रूरी होती है हमारी एनर्जी के लिए हमारी डाइट में, वो होती है हमारी प्राइमरी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फ़ोटो में दिखाई गई है। इन सब में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है, मतलब इनके अंदर क्वांटिटी जो है कार्बोहाइड्रेट की वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको पता है, शुगर जो है इज़ ऑल्सो कॉमन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर भी, मतलब आपने देखा होगा कई बार हम जब एनर्जी में लो फील करते हैं और हम कुछ मीठा खा लें, चॉकलेट खा लें, कुछ स्वीट्स खा लें, तो हमें 1 मिनट के लिए अच्छा लगता है। तो वो भी क्योंकि वो भी एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। क्यों हम प्रेफर करते हैं एकदम से हमारी लड्डूज़? तो ये तो चलो अनहेल्दी टॉक है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी हैं वो हमें क्या कहती है, सर्दियों में आते ही एक लड्डू डालते हैं, गूंद के लड्डू, जो या फिर बेसन के लड्डू जो डालते हैं, बेसन और व्हीट फ्लोर से और घी के अंदर, उसके अंदर घी में वो पकाया जाता है और उसके अंदर गूंद डाला जाता है। गूंद क्या होता है, एडिबल गम, जो आप फेविकॉल वगैरह यूज़ करते हो, वो भी इसे हम हिंदी में गोंद कहते हैं। ठीक है, वो हम खा नहीं सकते। खाने वाला गोंद होता है जो नट्स और सीड्स उसके अंदर डाला होता है। जो खाने वाला गोंद होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमारी जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए विंटर्स में ना वो डाला जाता है हमारे लड्डुओं में। उसके अंदर नट्स और सीड्स डाले जाते हैं, घी के साथ बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो ग्रुप किए जाते हैं और उसे बोलते हैं हम लोग फैट। जब ये सारा कुछ बन जाता है तो गुड फैट और बैड फैट का कॉन्सेप्ट बाद में। फैट सिर्फ मोटापा ही नहीं होता, फैट हमारी बॉडी के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है। उस फैट का क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे कि गुड फैट बैड फैट क्या होता है। बट घी और ऑयल्स को अगर हम घी वगैरह हम डालें तो घी हमारा जो है वो गुड फैट में आता है। तो मेरी बच्चा कहता है कि हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि लड्डू जो है वो घी में, जो जिसके अंदर खूब सारा घी होता है, वो हमें एनर्जी देते हैं खूब, और हमें वार्म रखते हैं, मतलब थोड़ा सा गर्म रखते हैं। विंटर्स में खाया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है ठंड ना लगे और हमें थोड़ा सा गर्म रखें, एनर्जीफुल रखें। सोर्सेज ऑफ वेट, फैट्स कैन बी सोर्स, मतलब फ़ैट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमें नट्स, जो ये हमारे अखरोट हैं, नारियल है, बादाम है, कुछ आजकल सीड्स आपने सुने होंगे, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब में क्या है, सोर्सेज ऑफ फैट है। फैट जो है वो हमारी स्टोर्ड एनर्जी का एक सोर्स है। स्टोर्ड एनर्जी आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम फास्ट करते हैं या हम लोग खाना नहीं खाते तो ऐसा थोड़ी हम एकदम से डेड हो जाते हैं, नो, हमारी बैटरी डेड होगी। हम लो फील ज़रूर करते हैं, बट हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी होती है स्टोर्ड कि हम कुछ टाइम तक बिना खाए रह सकते हैं, मतलब हम एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो स्टोर्ड एनर्जी थी। तो घी, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम सीड्स, तिल जिसे हम बोलते हैं, कैश्यूनट, काजू, आलमंड एंड कर्ड, ये सारे क्या हैं, हमारी एनर्जी के फैट्स के कुछ सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हम दोनों चीज़ें मिलकर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से जिनसे हमें और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट मिले। तो एक इन्होंने दे रखा है, पोलर बियर है, आपने देखा होगा पोलर बियर
एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। आपने देखा है पोलर बेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, खूब सारा उसके अंदर फर होता है, और वो विंटर्स वाले एरिया में ही रहते हैं, ज़्यादा बर्फ़ वाले एरिया में। तो उसके क्या होता है, उसकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जमा होता है। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी और सोर्स, वो उसको सोर्स देता रहता है। आप ये देखिए, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जो बियर पोलर बियर हैं वो विंटर्स में काफ़ी महीनों तक लगातार सोते रहते हैं। तो अब काफ़ी महीनों तक जब वो सोते रहते हैं तो वहाँ पर उनकी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उनको भूख भी नहीं लगती है। तो वो जो फैट उनकी स्किन के नीचे जमा हुआ होता है वो उनको हेल्प करता है, इनेबल करता है टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए विदाउट ईटिंग। वो लगातार सोते रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो पोलर बेयर क्या करते हैं, जिस टाइम वो जागते हैं वहाँ उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम करते हैं, और वो फैट उनकी स्किन के नीचे जमा हो जाता है जो उनको गर्म रखता है। और जब वो सोते हैं काफ़ी महीनों के लिए तब वो अच्छे से ज़िंदा रह पाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो भी हमारी जो फूड का है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए प्रोटीन्स हैं हमारी इम्पॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दालें हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन का एक पार्ट है। स्पोर्ट्स पर्सन, जो लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए ताकि वो उनकी मसल्स जो है वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। पीपल को प्रोटीन, हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से भी। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स, सबसे ज़्यादा अच्छा प्लांट सोर्स क्या है प्रोटीन के, वो है हमारी दालें, बीन्स, पीज, मटर और नट्स, जो हम ये काजू बादाम वगैरह खाते हैं नट्स में है। तो एनिमल्स जो है सोर्स के लिए वो है हमारे एनिमल्स जो हमें प्रोटीन के सोर्सेज मिलते हैं वो कौन कौन से, हमारे मिल्क, पनीर, एग, फिश और मीट। प्रोटीन रिच फूड जो है वो हमें ग्रोथ और रिपेयर में काम करते हैं हमारी बॉडी के। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो आपने देखा होगा कि मम्मी जो है वो फटाफट कहती है दूध पी ले, हल्दी वाला दूध पी ले। तो क्या होता है कि जितना प्रोटीन रिच फूड, या घर में आपके कोई बीमार है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पनीर वगैरह दिया जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसको एग्स वगैरह दिए जाते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स को रिपेयर करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, वो हमारी ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है बॉडी को। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये फ़ोटोज़ दी हुई हैं जो आपकी अभी हमने डिस्कस किए हैं प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स की। इसके बाद है द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाई जाएँ, हम पूरा दिन मिल्क पिए जाएँ, नहीं, हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के जो डाइट है उसके अंदर जो है राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, तभी उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होएगी और डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट आपके डेली डाइट में है, कौन सा है, आपको ये बताना है। क्या आपने कभी मशरूम देखा है, मोर्टूनो में क्या आपने कभी मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क, वो ज़्यादातर जो है वो अंधेरे में ही होते हैं। एंड मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट मतलब जो हमेशा ज़्यादातर गीली रहती हो ऐसी जगहों पे होते हैं। एडिबल मशरूम, जो खाने वाले मशरूम्स होते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से हार्मफुल मशरूम्स भी होते हैं, कुछ जो होते हैं मशरूम्स वो हमारे खाने वाले होते हैं, जो वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो क्या आपने वाई डू यू थिंक वी आर, क्या आपने सोचा है कभी कि क्यों हमें सारे जो बड़े लोग हैं हमें वो कहते हैं कि फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल्स खाया करो, या प्लांट बेस्ड फूड आपकी डेली डाइट में होने ही चाहिए, ये बर्गर पिज़्ज़ाज ये सब नहीं खाओ, तुम फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, क्यों कहा जाता है? तो केस 1 है, चलिए हम पूछते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड। चलिए समझते हैं कि इम्पोर्टेंट कुछ अदर फूड कंपोनेंट्स की बाय रीडिंग 2 केसेस को पढ़ के। ये चैप्टर बड़ा है तो हम लोग इसको अभी 8 पेज ही करेंगे, बाकी हम सेकेंड उसमें करेंगे, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो इन अर्लियर टाइम्स, पहले के ज़माने में क्या होता था, ड्यूरिंग लॉन्ग वर्जेस, जो कुछ बड़े बड़ी जर्नीज़ होती थी, सेलर्स जो है वो हमेशा ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, मतलब जो उनके दांत हैं जो वो उनमें खून आ जाता था या सूज जाते थे उनके गम्स। ड्यूरिंग ए वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व देयर सेलर्स, उन्होंने देखा कि जो सेलर आपके जो लेमन और ऑरेंजेस ज़्यादा खाते हैं वो रिकवर कर रहे हैं इन सिम्टम्स से, वो ठीक होते जा रहे हैं इनको खाने से।
ब्लीडिंग और स्वेलो गम्स आर द सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। इसका जब आप आगे पढ़ेंगे तो विटामिन्स भी जो है हमारे प्रोटीन्स जो है वो आगे कई फर्दर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो एक होता है विटामिन सी, अगर वो हम कम खाएंगे तो हमारे जो है दांतों में जो हमारे गम्स हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं आपके लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, आपके जितने भी खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं उन सब में जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि किस चीज़ की वजह से हमारा जो स्कर्वी जो डिजीज़ है वो क्योर हो रही है, वो ठीक हो रही है। लेमन और ऑरेंज ने, वही मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसी कमी थी विटामिन सी की, इसलिए उन लोगों को ये सब हो रहा था। जिन लोगों ने ऑरेंज और लेमन ज़्यादा खाया वो उससे ठीक हो रहे थे। सिट्रस फ्रूट जो हमारे खट्टे फ्रूट हैं वो इस डिजीज़ को कम करते हैं। इसी तरह केस 2 एक था कि इन 1960 में क्या था, इंडियन साइंटिस्ट ने फाउंड किया, उन्हें पता चला कि ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लोग हिमालय रीजन में ज़्यादा रहते हैं या जो लोग नॉर्दर्न मतलब जो नॉर्मल जो हमारा नॉर्थ एरिया है वहाँ रहते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवलेंट। जो सिम्टम्स जो हमारी फ्रंट नेक थी, यहाँ पर देखो ये लड़की दिखाई गई है, इसकी जो आगे की गर्दन है वो सूज रही है, काफ़ी बड़ी स्वेल सी हो गई है। एज़ पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली एक एफर्ट बनाया गया कि कॉमन सोल्ट को हम जो पहले जो सिंपल नमक खाते थे पहले के 1960s में, उसके अंदर आयोडीन एक चीज़ थी वो मिलाई गई ताकि आयोडाइज सॉल्ट बन जाए, क्योंकि नमक जो है वो हम अपनी हर फूड आइटम में डालते हैं। तो आयोडाइज सॉल्ट वहाँ पर उनमें गवर्नमेंट ने मिक्स कराया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जब लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट खाया तो विजिबली उनको पता चल रहा था कि ये वाली जो चीज़ है वो ठीक होती गई, उनकी गर्दन जो है वो ठीक होने लगी थी। दीज सिम्टम्स, ये सिम्टम क्यों थे? क्योंकि उनके शरीर में जो है वो आयोडीन की कमी थी। उस रीजन में जो सॉइल है, जो वहाँ की मिट्टी थी, वहाँ पर आयोडीन नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, लोकल फूड में आयोडीन नहीं था और वाटर सप्लाई में भी नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर होता है। इस सिम्टम को क्या कहते हैं, जो हमारी ये जो कमी थी जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही थी वो थी गोइटर, मतलब गले में जो स्वेलिंग होती है उसे बोलते हैं गोइटर। ये हमारी स्वेल कर देती है हमारी फ्रंट ऑफ द नेक को। ठीक है, इस केस से आपने क्या समझा? आपने समझा कि आपने पढ़ा होगा टाटा नमक, आयोडाइज सॉल्ट, ये आपने पढ़ा होगा भी। तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा कि, या फिर नमक के पैकेट में भी पढ़ा होगा आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? एक सिंपल नमक होता है जिसके अंदर एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना आयोडीन सॉल्ट उसके अंदर मिक्स किया हुआ होता है। ये जनरली कहाँ मिलता है? ये समुद्र के पानी में मिलता है आयोडीन। सॉल्ट फार्मिंग इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगरियाज, मतलब अगरियाज ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं ट्राइबल जो क्या करते हैं, सॉल्ट नमक की खेती करते हैं, मतलब वो नमक बनाते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटल रैन ऑफ कच्छ, कच्छ में भी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात, और कच्छ और कुछ गुजरात के और अदर हिस्सों में भी वहाँ पर करते हैं। फॉर 8 मंथ, 8 महीनों के लिए वो एक एक्सट्रीम हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट में रहते हैं डेजर्ट में, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनको सॉल्ट मिले, समुद्र के पानी को सुखा सुखा के उनको बहुत ज़्यादा नमक मिले। तो आई थिंक आपको अभी अच्छा समझ में आया होगा। बाकी एक्टिविटीज़ और बाकी चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।